हेलो दोस्तों, वेलकम टू जी टेक्स अकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वेब डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें वेब डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है। वैसे मैंने ये कल के वीडियो में भी बताया था, बट फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें हमें पढ़ना है www क्या होता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, इंटरनेट क्या होता है, ब्राउजर क्या है, सर्च इंजन क्या होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट सर्वर मॉडल आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद यूआरएल क्या होता है, वेब पेजेस एंड वेबसाइट क्या होते हैं, वेब सर्विसेज क्या होती हैं, और वेबसाइट कितने टाइप की होती है, स्टैटिक वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होता है। तो आज हम लोग इन सारे टॉपिक्स के बारे में वन बाय वन करके बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आई होप आप सब लोग इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। आप लोग कोशिश करेंगे कि एक अपने साथ आप लोग कॉपी लेके बैठें जिसमें आप साथ ही साथ नोट्स करते चलें। अदरवाइज मैं ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने कल भी बताया था कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरी की पूरी पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला टॉपिक है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन, सर्वर्स और सारे डिवाइसेस को आपस में जोड़ के रखता है। तो आप कह सकते हो कि इंटरनेट जो है सारे डिवाइसेस को जोड़ने का काम करता है। ऐसे छोटे छोटे मल्टीपल ऐसे डिवाइसेस हैं, आपका कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फोन हो गया, आपका गेमिंग पीसी हो गया, और इन सबको जोड़ने का काम जो करता है वो है इंटरनेट। इसके माध्यम से यानी इंटरनेट के माध्यम से हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक इंफॉर्मेशन या डेटा को भेज सकते हैं। आप व्हाट्सएप का यूज करके अपना फोटोज भेजते हो, वीडियोज भेजते हो, पीडीएफ वगैरह भेजते हो, राइट। तो आप क्या करते हो कि आपका एक पर्सन है व्हाट्सएप पे और ये दूसरा पर्सन है व्हाट्सएप पे, और बीच में है इंटरनेट। और इंटरनेट के जरिए आप इन दोनों पर्सन को पीडीएफ भेज सकते हो, वीडियो भेज सकते हो, ऑडियो भेज सकते हो। तो इसी को हम कहते हैं कि इंटरनेट की हेल्प से हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक इंफॉर्मेशन और डेटा को भेज सकते हैं। इंटरनेट की हेल्प से हम वेबसाइट देख सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं जैसा अभी आप कर रहे हो, वीडियो कॉल कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं, साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। आप ऑलरेडी फ्लिपकार्ट, अमेजोन के बारे में जानते हो, जो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। बैंकिंग्स का यूज कर सकते हैं, आपने यूपीआई देखा है, मोस्टली हम लोग यूपीआई के थ्रू ही पेमेंट कर रहे होते हैं, तो हम लोग इंटरनेट के थ्रू बैंकिंग सर्विसेज का भी यूज कर सकते हैं। और सोशल मीडिया तो आज के टाइम पे अगर कोई कहीं नहीं मिलता तो वो सोशल मीडिया पे जरूर मिलता है। आपने इंस्टाग्राम देखा है, आपने फेसबुक देखा है, राइट। तो ये चीज मैंने आपको बता दी कि इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो पूरी दुनिया का कंप्यूटर, मोबाइल फोन, सर्वर्स और बाकी डिवाइसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। और इसकी हेल्प से हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक इंफॉर्मेशन और डेटा को भेज सकते हैं, राइट। चलिए, सेम चीज मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दी है। जो भी स्टूडेंट इंग्लिश वाले होंगे वो इसे पढ़ सकते हैं, इसे देख सकते हैं और इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि फीचर्स क्या क्या है हमारे इंटरनेट के क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला है ग्लोबल कनेक्टिविटी। जैसा मैंने पहली लाइन में ही बताया था कि इंटरनेट हमारे पूरी दुनिया की डिवाइसेस के साथ जुड़ने में हेल्प करता है। सेम उसी तरीके से इंटरनेट पूरी दुनिया के कंप्यूटर और डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकता है, चाहे वो किसी भी देश में बैठा हो, किसी भी जगह पे हो। अगर वो इंटरनेट से जुड़ सकता है, डेट मीन्स वो आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। दूसरा क्या फायदा है इंटरनेट का, यानी क्या फीचर है? फास्ट कम्युनिकेशन। आप इंटरनेट की हेल्प से इंफॉर्मेशन को बहुत तेजी से भेज सकते हो और रिसीव कर सकते हो। अगर आपके पास कोई एक मैसेज है और उसे आपको किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजना है, तो आप बाई डाक अगर भेजेंगे तो आपको 5 दिन 10 दिन टाइम लग सकता है। बट इंटरनेट की हेल्प से ये 5 सेकेंड का काम है। 5 सेकेंड में आपका मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। तो इंटरनेट हमें फास्ट कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। उसके बाद इंटरनेट की हेल्प से हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जैसे हम इंटरनेट पे जाके अलग अलग टॉपिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं, वहाँ से हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ब्लॉग देख सकते हैं, ऑनलाइन लाइब्रेरी यानी बुक्स वगैरह देख सकते हैं ऑनलाइन ही। और कई सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स भी हैं। बहुत ही जल्द हम लोग भी अपना एजुकेशनल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि हाँ, हम इंटरनेट की हेल्प से क्लासेस कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको आइडिया है। नेक्स्ट है, और क्या इंटरनेट के फीचर्स हो सकते हैं? तो इजीली एक्सेस है। इंटरनेट कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, बहुत इजी टू यूज है ये। तो इसको एक्सेस करना बहुत आसान है। इंटरनेट से
हम कई सारी सर्विसेज घर बैठे एक्सेस कर सकते हैं और इंटरनेट से जुड़ना भी काफ़ी आसान है। हम घर बैठे इंटरनेट की हेल्प से ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं, अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं और गवर्नमेंट के कई सारे काम हैं जो हम यहीं से घर बैठे कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट से जुड़ के। इंटरनेट का एक और फीचर है 27x4 अवेलेबिलिटी, मतलब ये 24 घंटे और सातों दिन आपके लिए उपलब्ध है। समझ गए? आप 24 घंटे सातों दिन इंटरनेट के साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज का आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा फाइल एंड रिसोर्स शेयरिंग, ऑलरेडी हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू फाइल भेज रहे होते हैं, राइट? अपने इमेजेस वगैरह पोस्ट कर रहे होते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू और फेसबुक के थ्रू भी हम लोग कई बार कंटेंट और फोटोज वगैरह भेज रहे होते हैं। तो हम लोग फाइल्स और रिसोर्सेज जो है इंटरनेट के थ्रू भेज सकते हैं। तो इसमें व्हाट्सएप आपने सुना होगा, इंस्टाग्राम आपने सुना होगा, फेसबुक, टेलीग्राम, ऐसे मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, सर्विसेज हैं जो हमें ये चीज़ प्रोवाइड करती है जिसमें हम इंटरनेट की हेल्प से फाइल्स भेज पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब हम व्हाट्सएप के थ्रू फाइल भेजते हैं तो उसमें इंटरनेट का यूज नहीं है, इंटरनेट ही व्हाट्सएप से भी फाइल भेजता है। आप चाहें तो डेटा बंद करके, यानी जैसे ही आप अपने मोबाइल का नेटवर्क जो है वो बंद करते हैं तो आप डेटा बंद करके व्हाट्सएप से फाइल नहीं भेज सकते हैं। व्हाट्सएप को भी फाइल भेजने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, राइट? इसलिए हम कहते हैं कि फाइल वगैरह भी भेजने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी होती है? तो इंटरनेट की। तो इंटरनेट से फाइल और रिसोर्स शेयरिंग काफ़ी ईजी हो जाता है। हम लोग ईजिली डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, इमेजेस भेज सकते हैं, वीडियोज भेज सकते हैं और भी कई तरीके की फाइल्स जो है हमें शेयर करनी होती है किसी को, तो हम इजिली शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन लर्निंग। आज के टाइम में इंटरनेट इतना ज़्यादा इजी टू यूज हो गया है कि हम इंटरनेट पे ऑनलाइन लर्निंग भी कर पाते हैं। मतलब जैसे अभी आप जिस प्लेटफॉर्म पे हमें सुन पा रहे हो वो है यूट्यूब। तो यूट्यूब पे मैंने अपनी वीडियो डाल दी है और आप इंटरनेट से जुड़ के और हमारे इस वीडियो से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर रहे हो, राइट? ऐसे ही कई जगहों पे मोबाइल एप्लीकेशन सेपरेट बना लिए जाते हैं जहाँ से आप उनके कोर्सेज वगैरह बाई करके अपनी स्टडी को कंप्लीट कर रहे होते हो। कई लोग ई बुक्स देते हैं, जैसे जो नॉर्मल बुक होती है, जो हार्ड कॉपी बुक होती है वो तो हो गई बुक, और वही बुक अगर आपके पास पीडीएफ वर्जन में अवेलेबल कराई जाए तो उसे हम लोग ई बुक कहते हैं। तो आप ऑनलाइन कोर्सेज बाई करके पढ़ सकते हो, ई बुक के थ्रू पढ़ सकते हो। तो ये सारा काम आज के टाइम पे हम लोग कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से, यानी ऑनलाइन लर्निंग में भी हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है एंटरटेनमेंट। इंटरनेट का यूज हम लोग एंटरटेनमेंट में बहुत ज़्यादा करते हैं, मूवीज़ देखने के लिए, गाने सुनने के लिए, गेम्स खेलने के लिए, वीडियो वगैरह देखने के लिए। तो हम लोग एंटरटेनमेंट में भी इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। आपने नेटफ्लिक्स देखा है, नेटफ्लिक्स आपने देखा है, अमेजॉन प्राइम आपने देखा है, राइट? तो आप देखे होंगे कि ये सारे लोग हमें कंटेंट यानी इंटरटेनमेंट के लिए कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं थ्रू द इंटरनेट। उसके बाद हम लोग ई कॉमर्स में तो यूज कर ही रहे हैं। मैंने बताया कि हमने फ्लिपकार्ट देखा है तो जो हमें ऑनलाइन बाइंग सेलिंग में हेल्प कर रहा होता है। हमने अमेजोन देखा है, अब तो 10 मिनट डिलीवरी में मीशो सॉरी स्विगी, जोमेटो, बिग बास्केट, इतने सारे सर्विसेज आ गई हैं जो हमें 10 मिनट में सर्विसेज हमारे घर पे लाके प्रोवाइड करा देती हैं। 10 मिनट में हमारे प्रोडक्ट हमें डिलीवर करा दिए जाते हैं। तो इंटरनेट की हेल्प से हम ई कॉमर्स काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज कर पाते हैं, जिसमें हम लोग ऑनलाइन अपने सामान को बाई कर सकते हैं या हमारे पास कोई प्रोडक्ट है तो हम उसे सेल भी कर सकते हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें हमें इंटरनेट की हेल्प से ही हो पाती हैं। उसके बाद है सोशल नेटवर्किंग। इंटरनेट की हेल्प से हम लोग सोशल नेटवर्किंग कर सकते हैं। आज आपके पास एक भी दोस्त ऐसे ऑफलाइन में भले ही ना हो, बट इंटरनेट पे पता चल रहा है आपके 1000+ फॉलोअर्स हैं, मतलब 1000 लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी है। फेसबुक पे आपके 500+ फ्रेंड्स हैं, यानी 500 लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी है। तो ये है सोशल नेटवर्किंग, मतलब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की हेल्प से एक दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं सोशल नेटवर्किंग। तो सोशल नेटवर्किंग में भी हमारे इंटरनेट का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो ये तो हो गई हमारे इंटरनेट के फीचर्स। अच्छा, मैंने ये क्यों बताया? एग्जाम में जब भी आपसे पूछा जाएगा कि इंटरनेट क्या है तो आपको उसका आंसर कैसे करना है। तो सबसे पहले जब भी पूछा जाएगा कि इंटरनेट क्या है तो आप इंटरनेट का डेफिनेशन लिखेंगे। इतना मैंने आपको बताया, इसमें से आप अपने हिसाब से डेफिनेशन निकाल सकते हैं। तो आपने डेफिनेशन लिखा और डेफिनेशन के बाद मेक श्योर कि आप कम से कम 5 फीचर्स जरूर लिखेंगे इंटरनेट का, तब जाके एग्जाम में आपको पूरे मार्क्स मिल रहे होते हैं।
तो इस वजह से मैंने आपको 10 फीचर बताए हैं टोटल, और उसमें से 5 फीचर आपको याद रखने हैं जिससे आप इजीली एग्जाम में लिख सको बस। और इसमें से मोस्टली तो वही है, ग्लोबल कनेक्टिविटी, इंटरनेट से हम ग्लोबली जुड़ सकते हैं। फास्ट कम्युनिकेशन, ये तो आप देख ही रहे हो कि व्हाट्सएप के थ्रू, IMO के थ्रू, इन सब के थ्रू हम बहुत ईजिली अपने इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, सेम चीज़। उसके बाद ईजी टू एक्सेस है, इंटरनेट की हेल्प से हम बहुत सारी सर्विसेज ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें है टिकट बुकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, चौबीसों घंटे ये अवेलेबल है इंटरनेट हमारे पास। उसके बाद फाइल और रिसोर्स की शेयरिंग ईजी हो जाती है, ऑनलाइन लर्निंग हम कर सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स में से मिनिमम आपको 5 टॉपिक ऐसे निकाल लेने हैं जिससे आप अपने एग्जाम में लिख सको, ठीक है। तो इससे फिर आपको ना नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये होता है आंसर लिखने का तरीका एग्जाम में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास www। तो www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो यह इंटरनेट पे उपलब्ध वेब पेजेस और वेबसाइट का एक सिस्टम है जिसे हम वेब ब्राउजर की हेल्प से एक्सेस कर पाते हैं। इंटरनेट पे बहुत सारे वेब पेजेस हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक। और उन सबको हैंडल करने वाला जो सिस्टम है वो है www, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। जैसा कहते हैं ना कि कोई भी चीज हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक संस्था होनी चाहिए, तो सेम उसी तरीके से आप समझ जाओ कि जो भी वेबसाइट्स वगैरह हम लोग बनाते हैं या इंटरनेट पे जो भी वेबसाइट है, जो भी वेब पेजेस हैं, तो उसको कंट्रोल करने वाली जो संस्था है वो आप www को कह सकते हैं, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है www की मदद से हम इंटरनेट पे मौजूद वेबसाइट, वेब पेजेस, इमेजेस, वीडियोज, इन सबको एक्सेस कर पाते हैं। जब हम किसी वेबसाइट का यूआरएल ब्राउजर में एंटर करते हैं तो ब्राउजर इंटरनेट के माध्यम से हमें उस वेबसाइट के सर्वर तक ले जाता है और वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करके और वेब पेज के रूप में हमें दिखाता है, राइट। तो ये काम है हमारे वर्ल्ड वाइड वेब का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या है? तो वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं इंटरनेट पे उपलब्ध जो भी वेबसाइट्स हैं, वेब पेजेस हैं, उन्हें एक्सेस करने के लिए। जैसे इंटरनेट पे तो बहुत सी चीज़ें उपलब्ध हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स पड़े हुए हैं, तो उसमें से कौन सी वेबसाइट्स हमें देखनी है, और इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए जिस चीज़ की नीड है वो है वेब ब्राउजर। आप ऐसा कह सकते हो कि इंटरनेट अगर आपको एक्सेस करना है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, राइट। तो वो आप अपने मोबाइल डेटा के साथ या वाईफाई के साथ कनेक्ट होते हो। और दूसरा, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे व्हाट्सएप यूज करने के लिए व्हाट्सएप आप डाउनलोड करते हो, इंस्टाग्राम यूज करने के लिए आप इंस्टाग्राम डाउनलोड करते हो, फेसबुक यूज करने के लिए आप फेसबुक डाउनलोड करते हो। सेम उसी तरीके से इंटरनेट यूज करने के लिए सबसे पहला काम है आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना, और दूसरा काम है एक सॉफ्टवेयर होना जिसपे आप इंटरनेट वाले काम कर सको। तो वही जो सॉफ्टवेयर है वो है हमारा वेब ब्राउजर। क्लियर है? तो वेब ब्राउजर वो सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं, राइट। तो वेब ब्राउजर पे जब भी हम जाते हैं तो हमें जो वेबसाइट एक्सेस करनी हो उसका यूआरएल हम एंटर करते हैं, और फिर वो ब्राउजर क्या करता है कि इंटरनेट से हमारे लिए वो फाइल्स या फिर वो इंफॉर्मेशन मंगाता है और हमें वेब पेज के रूप में हमारी स्क्रीन पे दिखाता है। तो वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो हमें हेल्प करता है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। क्लियर है इतनी चीज? गुड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी है, वेब ब्राउजर, आई थिंक 2 बार टाइप हो गया है, नो इशू। अब वेब ब्राउजर के ना कुछ एग्जांपल्स हैं, आप उसे ध्यान रखेंगे, यानी कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं वेब ब्राउजर में। तो पहला तो है गूगल क्रोम, काफी ज्यादा फेमस सॉफ्टवेयर है गूगल क्रोम, हम लोग मोस्टली यूज कर रहे होते हैं। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एज, बहुत ज्यादा फेमस है। फायरफॉक्स, ये भी काफी पुराना है वैसे, अब आई थिंक बहुत कम लोग इसे यूज करते हैं। सफारी, ये तो जो भी एप्पल से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी मैक के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें अच्छे से पता होगा कि हाँ उसमें सफारी ब्राउजर यूज होता है। ओपेरा, ये सारे हमारे वेब ब्राउजर्स हैं जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे होते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। क्लियर है? तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा वेब ब्राउजर के बारे में तो आप उसके डेफिनेशन को लिखेंगे और साथ ही मिनिमम कोशिश करेंगे कि 3 से 5 एग्जाम्पल भी आप लिखें, जिससे एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि हाँ आपको पता है कि वेब ब्राउजर क्या होता है और कौन कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू से कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में। क्लियर है?
नेक्स्ट है वेब ब्राउजर काम कैसे करता है। ये तो वेब ब्राउजर की बात की। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट को एक्सेस करने में हेल्प करता है हमारी। बट उसके काम क्या है, वेब ब्राउजर कैसे काम करता है। तो वेब ब्राउजर कैसे काम करता है इसे हम लोग स्टेप्स में देखते हैं। पहला है वेब पेज को एक्सेस करने में ये हमें हेल्प करेगा। कैसे, वेबसाइट और वेब पेज को ये खोलने में हमारी हेल्प करता है। जैसे ही हम ब्राउजर को ओपन करेंगे तो हमारे सामने एक सर्च बार आ जाएगा। हमें जो भी नीड होगी हम वहाँ पे सर्च करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारी वेबसाइट की लिस्टिंग आ जाएगी और उसमें से जो वेबसाइट हमें ओपन करना है हम उसे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो ये तो वेब पेज को एक्सेस करने में हमें हेल्प करता है। वेबसाइट पे जो भी कंटेंट पड़े हैं उससे ये रीडेबल फॉर्मेट में हमारे सामने डिस्प्ले करता है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट, मतलब डायरेक्ट अगर ये कोड दिखा दे तो जो डेवलपर्स हैं, जो हमारी तरह कोडर्स हैं, वो तो समझ जाएंगे बट एक नॉर्मल पर्सन समझ नहीं पाएगा। तो वेब ब्राउजर का ही ये भी काम है कि जो सर्वर से HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल मिल रही है, जो कोड मिल रहा है, उसे एक रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना और यूजर के सामने दिखाना, डिस्प्ले करना, जिससे यूजर उससे इजीली समझ सके। उसके बाद है ब्राउजर पे नेविगेशंस होते हैं जिससे हम बैक जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं और रिफ्रेश भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। चौथा है फाइल्स डाउनलोड करना। इंटरनेट से अगर हमें फाइल डाउनलोड करनी है, इमेज डाउनलोड करना है तो उसमें भी ये वेब ब्राउजर हमारी हेल्प करता है। पांचवा है बुक मार्क्स। कोई वेबसाइट अगर हमें पसंद आ गई तो हम उसे बुक मार्क कर सकते हैं। बुक मार्क्स का मतलब हम उस वेबसाइट को सेव करके रख सकते हैं बाद में भी देखने के लिए। जैसे अभी आप यूट्यूब चैनल पे हो हमारे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लोगे तो क्या होगा कि जैसे ही कोई नई वीडियो डालूंगा मैं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। यानी सब्सक्राइब का मतलब ये कह सकते हो कि आपने अपने लिए उसे सेव करके रख लिया कि हाँ इस चैनल पे कोई भी अपडेट आए तो वो आपको मिल जाए। सेम उसी तरीके से वेबसाइट को हम बुक मार्क कर सकते हैं। कोई वेबसाइट अगर मैंने बुक मार्क कर ली तो पहली चीज तो वो तो मेरे ब्राउजर पे सेव हो जाएगी, मेरा ब्राउजर उसे याद रखेगा कि हाँ मैं वो पर्सन हूँ जो ये वेबसाइट रेगुलरली विजिट कर रहा हूँ, और उस पर कोई अपडेट आ रहा होता है तो वो मुझे नोटिफाई भी करेगा। उसके बाद है डेवलपर टूल्स। तो डेवलपर टूल्स डेवलपर के लिए होता है जिसमें हम वेब पेज के एक्चुअल HTML CSS जावास्क्रिप्ट के कोड को देख सकते हैं और उन्हें ओवरराइड कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे फंक्शंस हैं वेब ब्राउजर के। चलिए हम इसे प्रैक्टिकल वे में थोड़ा देख भी लेते हैं कि एक वेब ब्राउजर अगर काम करता है तो कैसे करता है। तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ। ये है हमारे वेब ब्राउजर का इंटरफेस, आप कह सकते हो। मैं करंट टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर रहा हूँ, एज, इसका नाम है एज, माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। तो इसमें ब्राउजर पे आ गया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक सर्च बार आपको दिख रहा है। तो मुझे जो भी वेबसाइट विजिट करनी होगी वो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे अभी के लिए सर्च कर लेता हूँ अपनी कंपनी की ही वेबसाइट, दैट इज gtex.in। मैंने सर्च किया। जैसे मैंने ब्राउजर पर सर्च किया gtex.in तो आप यहाँ पे देख सकते हो gtex.in यानी एक्चुअल मेरी वेबसाइट आ गई। और अब मुझे इसे ओपन करना है तो मैं इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर सकता हूँ सिंपली। तो ये मेरी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गई। ये मेरी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गई। अब मान लेते हैं मुझे ये वेबसाइट बुक मार्क करनी है यानी सेव करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक स्टार बन के आ रहा है, राइट। तो इस पर मैं अगर क्लिक करूँ तो ये वेबसाइट मेरे लिए बुक मार्क हो जाएगी। ये भी बताएगा कि कहाँ पे मुझे इसे ऐड करना है। इसे मैं मतलब सेव कर सकता हूँ। कुल मिला के इतनी सी बात है कि मैं इसे सेव कर सकता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे एक्सेस करना हो तो मैं इजीली एक्सेस कर सकूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे वेबसाइट अभी सेव करके ये रखे हुए हैं। इमेज के लिए काफ़ी सारे रखे हैं मैंने, वेब डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारे मैंने सेव करके रखे हैं। तो सेम वही चीज़ है जो अभी हमने पढ़ा कि हाँ फंक्शन वेब ब्राउजर का फंक्शन क्या होता है। तो वेब पेजेस वगैरह को एक्सेस करने में हेल्प करना, वेबसाइट के कंटेंट को डिस्प्ले करना, नेविगेशन जिसमें हम बैक वगैरह जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये बटन है बैक जाने के लिए, ठीक। यहाँ पे ये है रिफ्रेश करने के लिए। अब मैं बैक जाता हूँ तो यहाँ पे एक और बटन आ जाता है कभी कभार, दैट इज फॉरवर्ड यानी नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए। फिर है फाइल डाउनलोड करना। तो कई वेबसाइट आपने देखा होगा जहाँ से आप वीडियो फोटोज ये सब डाउनलोड कर पाते हो। बुक मार्क मैंने बता दिया। नेक्स्ट है डेवलपर टूल्स। तो डेवलपर टूल्स देखने के लिए आपको क्या करना होता है, वेबसाइट पे जाके आपको राइट क्लिक करना होता है और यहाँ पे आपको दिख जाता है इंस्पेक्ट। तो आप जैसे ही इंस्पेक्ट पे जाते हो तो दिस इज कॉल्ड डेवलपर ऑप्शन। इसे ही हम लोग कहते हैं डेवलपर ऑप्शन। जो एरिया अभी आपको ये दिख रहा है, इसी पूरे एरिया को हम लोग कहते हैं डेवलपर ऑप्शन, ठीक है। इस पूरे एरिया को हम लोग डेवलपर ऑप्शन कहते हैं।
यहाँ पे आप एक्चुअल वेबसाइट के पूरे कोड को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई हमारे ब्राउजर की बात और ब्राउजर के सारे फंक्शन की बातचीत हो गई। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट पर उपलब्ध इंफॉर्मेशन, वेबसाइट, वेब पेज, इमेज, वीडियो या कंटेंट को खोजने के लिए किया जाता है। सर्च इंजन को आप सिंपल सा समझो, ये है इंटरनेट, राइट? अब इंटरनेट पे बहुत से वेबसाइट्स हैं, बहुत से फोटोज हैं, और इसमें से मुझे सर्च करना है मैगी। क्या सर्च करना है? मैगी। मैं चाहता हूं कि मैगी की फोटो मेरे सामने आए। अब इंटरनेट पे तो कंटेंट तो बहुत सारे हैं, और उसमें से मुझे सिर्फ एक ही कंटेंट चाहिए, यानी मुझे मैगी चाहिए, बाकी सबसे मुझे कुछ नहीं मतलब है। यहाँ पे कार अवेलेबल है, पास्ता अवेलेबल है, मैगी अवेलेबल है, बहुत सी चीजें अवेलेबल है, बट मुझे चाहिए मैगी। तो मैं क्या करूंगा? इंटरनेट पे जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें वन बाय वन करके मैं देखूं कि ये मैगी है, ये मैगी है, ऐसे देखते जाऊं तो मुझे जो नीड होगी वो मिले। या तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि एक सर्च का ऑप्शन हो, यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन हो जहां पे मैं आके सर्च करूं मैगी, और इंटरनेट खुद मेरे लिए खोजे कि हाँ मैगी का कोई कंटेंट है या नहीं है, और मैगी का कोई कंटेंट है तो फिर वो मुझे मैगी वाले कंटेंट दिखा दे और फिर मैं उसे अपने अकॉर्डिंग एक्सेस कर पाऊँ। यही काम करता है सर्च इंजन। जो सर्च इंजन है उसका मेन काम यही है। इंटरनेट पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन पड़े हैं, उसमें से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को ढूंढ के निकालने का काम सर्च इंजन करता है। तो सर्च इंजन जो है ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो क्या करता है, इंटरनेट पे उपलब्ध इंफॉर्मेशन में से हमारे लिए रेलिवेंट कंटेंट को खोजने का काम करता है, जो हमें नीड हो उसे खोजने का काम करता है। तो जब भी हम सर्च इंजन में कोई कीवर्ड या सर्च क्वेरी एंटर करते हैं तो सर्च इंजन अपने डेटाबेस में से यानी इंडेक्स में से उसे रेलिवेंट कीवर्ड के अकॉर्डिंग सर्च करता है और हमारे लिए रिजल्ट की लिस्ट दिखाता है। यही रीजन है कि जब मैं ब्राउजर पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं जाके अगर सर्च करता हूँ, मैंने सर्च किया मैगी और एंटर किया, तो मैगी से रिलेटेड जितने कंटेंट हैं वो सब मुझे दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे मैगी की वेबसाइट दिख रही है, उसके बाद अमेजोन पे मैगी मिल रहा है वो दिख रहा है, अगेन मैगी के कई सारे फोटोज और वीडियोज यहाँ पे दिखने लगे, मैगी विकिपीडिया दिखने लगा, बिग बास्केट में मैगी दिखने लगा, देख रहा है? तो यही है सर्च इंजन का मेन काम। मैंने क्या किया, मैं ब्राउजर पे आया और मैंने मैगी सर्च किया। जैसे ही मैंने मैगी सर्च किया तो सर्च इंजन क्या किया, वो पूरे इंटरनेट में से जो जो रेलिवेंट चीजें लगी उसे मैगी की रिगार्डिंग वो उसने सर्च किया और मुझे यहाँ पे दे दिया। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि इसमें से क्या मुझे देखना है, क्या मैं मैगी की वेबसाइट पे जाना चाहता हूँ, या फिर मैं अमेजोन से मैगी मंगाना चाहता हूँ, या फिर मुझे मैगी की फोटोज चाहिए, ये अब मुझे डिसाइड करना है। इंटरनेट पे जितने चीजें थी उसमें से उसने सर्च करके मुझे दे दिया, और इंटरनेट पे मैगी के रिगार्डिंग कितनी चीजें हैं, तो 62,300, लगभग 62,300 रिजल्ट इसने इंटरनेट से फाइंड आउट करके निकाले हैं जो मैगी से रिलेट करते हैं। समझ गए आप? तो सर्च इंजन का मेन काम यही है कि जो इंटरनेट है उस पर बहुत सी चीजें हैं और उसमें से आपने जो सर्च किया है वो रेलिवेंट चीज आपको लाके देना, ये काम है हमारे सर्च इंजन का। तो हमने सर्च इंजन के बारे में जान लिया। अब कुछ पॉपुलर सर्च इंजन हैं उनके बारे में जान लेते हैं। गूगल एक सर्च इंजन है, ओके। बिंगो ये भी एक सर्च इंजन है। याहू, डक डक गो, बाइडो, यानडेक्स, आस्क डॉट कॉम, एओएल सर्च, अर्काइव, ये सारे सर्च इंजन हैं। आपको मिनिमम 5 सर्च इंजन के नाम याद रखने हैं अपने एग्जाम के लिए। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप सर्च इंजन का डेफिनेशन लिखेंगे और साथ ही मिनिमम 5 एग्जाम्पल्स तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। आप इसमें से इजिली याद रख सकते हैं, गूगल एक सर्च इंजन है, बिंगो एक सर्च इंजन है, याहू, डकडकगो, बाइडो, आप मिनिमम 4 से 5 इजिली याद रख सकते हैं सर्च इंजन। क्लियर है इतना? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाउ सर्च इंजन वर्क। सर्च इंजन एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है? तो सर्च इंजन 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस में काम करता है। पहला है उसका क्राउलिंग, दूसरा है इंडेक्सिंग
और तीसरा है रैंकिंग। क्राउलिंग क्या होता है, तो आप सिंपल सा समझो, जब भी आप एक वेबसाइट बनाते हो और इंटरनेट पे उसे डालते हो, तो इंटरनेट पे छोटे छोटे बॉट्स हैं, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं क्राउलर्स। छोटे छोटे ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स हैं, उन्हें हम लोग क्राउलर्स या बॉट्स कहते हैं, ठीक। जैसे ही आप अपनी वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव करते हो ना, ये क्राउलर्स आपकी वेबसाइट पे आते हैं और आपके वेबसाइट में लिखे हर एक कंटेंट को पढ़ते हैं, देखते हैं, उसे समझते हैं। ये इनका काम है, इसे देखते हैं और पढ़ते हैं। उसके बाद इंडेक्सिंग। क्राउलर्स जो हैं वो आपकी वेबसाइट पे आए, आपकी वेबसाइट को उन्होंने देखा और यहाँ से जितने इंफॉर्मेशन हो सकती थी उतनी इंफॉर्मेशन उन्होंने निकाल ली। अब इंफॉर्मेशन क्राउलर्स के पास है। अब वो क्राउलर्स क्या करेंगे कि जो इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट की है आपसे, वो सर्च इंजन अपने इंडेक्स में ऑर्गेनाइज करेगा। अब सर्च इंजन क्या करेगा कि उसे अपने इंडेक्स में सेव करेगा। आपके वेबसाइट से जितनी इंफॉर्मेशन आई है उन सबको वो स्टोर कर लेगा। आप क्लियर है, यानी अब उन्होंने सेव कर लिया, इसी को हम लोग कहते हैं इंडेक्सिंग। उसके बाद है रैंकिंग। अब जो है इन्हीं इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे आपके वेबसाइट को रैंक दी जाएगी, रैंक, ठीक है। और फिर जब कोई यूजर इंटरनेट पे आके सर्च करेगा आपसे रिलेटेड कीवर्ड, तो बताया जाएगा कि किस रैंक पे आपकी वेबसाइट दिखानी है। कैसे सर, देखो, मैं इंटरनेट पे गया था ब्राउजर पे, मैंने मैगी सर्च किया, ठीक है। अब मैगी से रिलेटेड टोटल 62,000 रिजल्ट मुझे मिले हैं, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे अबाउट 62,300 रिजल्ट मुझे मिले हैं। अब ये भी तो इम्पोर्टेंट है, सबसे ऊपर कौन सा दिखे कंटेंट, तो सबसे ऊपर इन्होंने मैगी को ही दिखाया, मैगी डॉट इन को। उन्हें लगा कि हाँ, मैगी डॉट इन सबसे रेलिवेंट चीज हो सकती है मैगी वर्ड के लिए। उसके बाद उन्होंने दिखाया ये अमेजोन, उसके बाद अगेन मैगी डॉट इन, फिर उन्होंने दिखाया मैगी विकीपीडिया। तो ये जो पोजीशनिंग आ रही है कि हाँ, इस वेबसाइट को पहले नंबर पे दिखाओ, अमेजोन वाले को दूसरे नंबर पे दिखाओ, तो ये जो रैंकिंग डिसाइड हो रही है वो यहीं से डिसाइड होती है। तो इस तरह से हमारा एक सर्च इंजन पूरी तरीके से काम करता है। आप जो भी वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव करते हैं, तो इंटरनेट के जो क्राउलर्स होते हैं, बॉट्स होते हैं, वो आपके वेबसाइट से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को वो सेव रखते हैं और उसी इंफॉर्मेशन की बिहाफ पे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डिसाइड की जाती है कि जब कोई यूजर आपके वेबसाइट से रिलेटेड कंटेंट या कीवर्ड सर्च करता है तो आपकी वेबसाइट किस रैंक पे दिखाई जाएगी। और इसी चीज को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग फिर एसईओ कर रहे होते हैं, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं। आपने सुना होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो इसी चीज को सही करने के लिए है कि आपकी रैंकिंग सही तरीके से है। मान लेते हैं आपने वेबसाइट लाइव की और वो दिख रहा है 100 नंबर पे, उसका रैंक है अभी 100 नंबर, तो कोई भी यूजर 100 नंबर की वेबसाइट तक तो जाएगा ही नहीं देखने के लिए, राइट। कोई भी यूजर, अगर आपकी वेबसाइट 100 नंबर पे दिख रही है तो कोई भी वहां तक तो जाएगा ही नहीं देखने के लिए। तो फिर तो इसी को इम्प्रूव किया जाता है एसईओ की हेल्प से। हम एसईओ में क्या करते हैं कि आपके वेबसाइट से रिलेटेड, आपके कंटेंट से रिलेटेड और ज़्यादा कंटेंट इंटरनेट पे पुट करते हैं और ज़्यादा कंटेंट इंटरनेट पे डालते हैं। इससे क्या होता है कि क्राउलर्स को लगता है कि हाँ, अगर मैंने सर्च किया है जी टेक्स, तो और उसने देखा कि इंटरनेट पे 10,000 से ज़्यादा जी टेक्स के बारे में पोस्ट वगैरह डाली गई है, तो वो डायरेक्ट मुझे रेफर करेगा कि हाँ, आई थिंक यही उसका मेन मालिक है और यही सब कुछ हैंडल कर रहा है, तो इस जी टेक्स को अप्लाई करो, यानी इसे और ज़्यादा टॉप लेवल पे दिखाओ। तो ये चीज़ फिर हम लोग एसईओ में सही कर रहे होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि सर्च इंजन किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो सर्च इंजन 3 मेनली वे में काम करते हैं, क्राउलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग के बिहाफ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में क्या अंतर होता है। तो बिल्कुल सिंपल सा अंतर है, आप ध्यान रखेंगे। वेब ब्राउजर जो है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारी हेल्प करता है इंटरनेट को एक्सेस करने में, और सर्च इंजन जो है वो सर्चिंग का काम करता है। इंटरनेट पे जितने इंफॉर्मेशन हैं, जितनी वेबसाइट हैं, उसमें से जो रेलिवेंट चीज है, रेलिवेंट, जो रेलिवेंट चीज है वो फाइंड करके और यूजर तक दिखाना, ये सर्च इंजन का काम है। तो सर्च इंजन का काम है फाइंड करना जो यूजर ने सर्च किया है उसको, और वेब ब्राउजर का काम है इंटरनेट को एक्सेस करवाना, ठीक है। तो आप इस चीज को इस तरह से ध्यान रख सकते हैं।
कि वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है और सर्च इंजन सर्चिंग का काम करता है। अब देखा जाए तो क्रोम जो है वो एक वेब ब्राउजर है और गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है, और इन दोनों की पेरेंट कंपनी गूगल ही है, यानी गूगल ने ही क्रोम को भी बनाया है, और गूगल तो खुद गूगल है ही सर्च इंजन। तो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा यूज होने वाला सर्च इंजन कोई है तो वो है गूगल। ठीक है, चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्लाइंट सर्वर मॉडल। एक क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है? तो देखो, क्लाइंट सर्वर मॉडल एक नेटवर्क मॉडल है जिसमें क्लाइंट जो है इंफॉर्मेशन या सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट करता है और सर्वर जो है उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और रिस्पॉन्स देता है। खैर ये सब तो टेक्निकल वर्ड हो गए सर, समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल इजीली समझते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो देखो, क्लाइंट सर्वर मॉडल में एक हो गए आप, ये आप हो गए, ठीक है, आप हो गए क्लाइंट। क्लाइंट किसको कहते हैं? तो जो इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करने आया है, कोई भी इंफॉर्मेशन लेने आया है, इंटरनेट से कोई सवाल पूछने आया है, वो हो गया क्लाइंट। तो आप आए और आपने इंटरनेट पे आके सर्च किया कि हाउ टू मेक मैगी, मैगी कैसे बनाई जाती है, आपने सर्च किया। अब सर्च करते ही क्या होगा कि आपका जो ये सर्च क्वेरी है, सर्च चीज है कि मैगी कैसे बनाए, ये आएगा इंटरनेट पे, ये आ गया इंटरनेट के पास, राइट, ये आ गया इंटरनेट के पास। अब इंटरनेट इसे भेजेगा एक सर्वर के पास। अगर कोई वेबसाइट पे आप स्पेसिफिकली जाते हैं तो उसकी बात है, बट मैं समझाने के लिए भी बहुत ईजी कर रहा हूँ इसे, कि आप इंटरनेट के पास आ गए और इंटरनेट ने इसे एक सर्वर के पास भेजा। अब सर्वर क्या करेगा, इस चीज को प्रोसेस करेगा, वो देखेगा कि अरे मैगी कैसे बनाते हैं, क्या मेरे पास कोई डेटा सेव है मैगी बनाने का। अगर इसके पास कोई डेटा सेव हुआ, ठीक है, तो इसको पता है कि मैगी कैसे बनाते हैं, तो ये जो मैगी वाली रेसिपी है ये इंटरनेट को वापस भेज देगा और ये इंटरनेट वापस आपको दे देगा। तो आपका काम हो गया, मैगी कैसे बनाते हैं आपने सर्च किया था, वो आपको रिजल्ट मिल गया। इसमें जो ये प्रोसेस चलाना, यही है क्लाइंट सर्वर मॉडल। आप एक क्लाइंट हो, आप इंटरनेट पे आए और आपने सर्च किया कि मैगी कैसे बनाना है, और आपकी सर्च गई सर्वर के पास, जिसको पता था कि मैगी कैसे बनाना है वो है सर्वर, ठीक है, और उसने आपको बता दिया कि मैगी कैसे बनानी है। यही है क्लाइंट सर्वर मॉडल, बस बिल्कुल इजी, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। आप इंटरनेट पे आए तो आप एक क्लाइंट हो गए, क्योंकि आप इंटरनेट एक्सेस करने आए हैं, ठीक, और इंटरनेट पर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन सेव है सर्वर्स पे, तो आपने जो भी सर्च किया वो सर्वर के पास गया और सर्वर ने उसके बदले में आपको आंसर भेज दिया। तो जो आंसर जाता है उसी को रिस्पॉन्स कहते हैं। ये रिस्पॉन्स टेक्निकल वर्ड है, इसका शॉर्ट चीज है आंसर। तो ये आंसर है जो सर्वर आपको बताता है, ठीक है, और जो आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हो ये है क्वेश्चन, जो आप इंटरनेट से पूछते हो ये वही क्वेश्चन है। तो आपने क्वेश्चन पूछा है तो सर्वर ने आपको आंसर बता दिया। बस इसी को थोड़ा टेक्निकल वर्ड में ऐसा कहा जाता है कि हाँ, कोई भी क्लाइंट आता है और कोई सर्विस या इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करता है, यानी कोई सर्विस या इंफॉर्मेशन के लिए वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक, तो सर्वर उसको प्रोसेस करेगा, यानी सर्वर देखेगा मेरे पास सेव है डेटा नहीं है, अगर सेव है तो वो आपको रिस्पॉन्स देगा यानी आंसर देगा। इसी को कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। बस इतना इजी सा है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे जो भी पर्सन या जो भी डिवाइस इंटरनेट एक्सेस करती है वो होती है क्लाइंट, ठीक है, ये हो गई क्लाइंट, और ये इंटरनेट से जुड़ेगा, इंटरनेट से जुड़ के कोई सवाल पूछेगा या किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करेगा, जो सवाल पूछेगा उसी को ये रिक्वेस्ट करेगा और ये रिक्वेस्ट फिर जाएगा सर्वर के पास और सर्वर उसके बदले में इसको आंसर भेजेगा। यही है क्लाइंट सर्वर मॉडल। काफी जल्दी आपने समझ लिया, ठीक है। अब हम जो टेक्निकल वर्ड लिखे हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो टेक्निकल वर्ड चलेंगे इस वजह से। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल में मैंने बताया कि यह एक नेटवर्क मॉडल है। इसमें क्लाइंट क्या है कि वो सर्विस या इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करता है, सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और उसके बदले में हमें आंसर देता है, हमें उसके बदले में रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। चलिए, क्लाइंट सर्वर मॉडल में दो चीजें मेन होती हैं, पहला होता है क्लाइंट और दूसरा होता है सर्वर। तो क्लाइंट जो सर्विस या इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करता है, यानी जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो हो गया क्लाइंट, और दूसरा जो क्लाइंट के रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और
रिक्वायर्ड सर्विस एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, वो हो गया सर्वर। कुल मिला के जो आंसर देगा वो हो गया सर्वर। क्लियर है इतना? तो आप टेक्निकली वर्ड में इसी तरीके से याद रखेंगे जैसा मैंने दिया है, बट आप समझने के लिए याद रख सकते हैं कि जो भी पर्सन इंटरनेट पे आकर कोई सवाल पूछ रहा है तो वो क्लाइंट हो गया, और जो उसको आंसर दे रहा है वो सर्वर हो गया। जैसे आप जाते हो यूट्यूब पे और यूट्यूब पे जाके आपने सर्च किया हिंदी सॉन्ग, राइट? तो जैसे ही आपने हिंदी सॉन्ग सर्च किया, मतलब आपने पूछा कि देखो हिंदी गाने हैं क्या तुम्हारे पास, जो हैं मुझे दे दो। आपने ये पूछा यूट्यूब से कि हिंदी गाने जो भी हैं तुम्हारे पास दे दो। तो ये जो हिंदी गाने आपने जो सर्च किया है ये जाएगा यूट्यूब के सर्वर के पास। यूट्यूब के सर्वर के पास आया, यूट्यूब ने देखा कि हाँ यार हिंदी गाने तो हैं ही मेरे पास, उसने वापस यूट्यूब को भेज दिया कि ये रही हिंदी गानों की लिस्ट। तो यही है क्लाइंट सर्वर मॉडल। ठीक है, चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो क्लाइंट मैंने बता ही दिया कि क्लाइंट वह डिवाइस या सॉफ्टवेयर होता है जो सर्वर या सर्विसेज के लिए हमसे सर्वर से सर्विसेज से इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है। जैसे ब्राउजर हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गया, तो ये हो गए क्लाइंट जो हमसे किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, यानी सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे किसी चीज़ के लिए। और सर्वर क्या होता है? तो सर्वर एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट रिसीव करता है, उसे प्रोसेस करता है और उसके बदले में उसको आंसर प्रोवाइड करता है। तो वही जो आपने सर्च किया था कि यूट्यूब तुम्हारे पास हिंदी गाने हैं कि नहीं है, और यूट्यूब ने फिर आपको आंसर दिया कि हाँ हिंदी गाने हैं, ये रहे 500 हिंदी गाने, ने फिर वो देखा, तो वही है सर्वर। सर्वर में वेब सर्वर हो सकते हैं, डेटाबेस सर्वर हो सकते हैं, फाइल सर्वर, मेल सर्वर। तो मेल सर्वर जो मेल भेजने में यूज होता है, फाइल सर्वर फाइल्स की शेयरिंग के लिए, डेटाबेस डेटाबेस स्टोर कर डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, इसको आप अगर डायग्राम के हिसाब से समझना चाहो तो आप देख लो, जैसे ये एक कंप्यूटर है, ये मोबाइल फ़ोन है, ये पूरा का पूरा एक डेस्कटॉप है, यानी लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, ये सब के सब क्लाइंट हैं, क्योंकि ये रिक्वेस्ट करेंगे किसी न किसी चीज़ के लिए। ये तीनों इंटरनेट से जुड़े और कोई भी सवाल इन्होंने पूछा, तो जैसे इन्होंने पूछा 2+2 कितना होता है, तो अब ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास और सर्वर देखेगा कि अरे यार 2+2 तो 4 होता है, तो ये 4 वापस इंटरनेट को भेजेगा और इंटरनेट वापस इन सबको बताएगा कि 2+2 जो है 4 होता है। तो इस तरह से क्लाइंट सर्वर मॉडल हमारा काम करता है। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में सिंपल सी चीज़ है, क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर जो है इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, उसके बाद ये रिस्पॉन्स देगा, यानी आंसर बताएगा क्लाइंट को। समझ गए? तो क्लाइंट ने सबसे पहले रिक्वेस्ट किया किसी चीज़ के लिए, रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, सर्वर ने उसे प्रोसेस किया और प्रोसेस करके उसका आंसर निकाला, यानी रिस्पॉन्स बनाया, और रिस्पॉन्स उसने वापस क्लाइंट को भेज दिया। यही है क्लाइंट सर्वर मॉडल। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, जब भी क्लाइंट सर्वर मॉडल आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे आपको क्या क्या करना है। क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में आपको लिखना है। क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में लिखने के ठीक बाद आपको ऐसा एक डायग्राम बनाना है, बिल्कुल कंपलसरी है डायग्राम बनाना क्लाइंट सर्वर मॉडल में। और उसके बाद फिर आपको 2 और पॉइंट्स लिखने हैं कि क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, और क्लाइंट के 2-3 एग्जाम्पल दे देने हैं, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, और सर्वर के 1-2 एग्जाम्पल दे देने हैं, जैसे डेटाबेस हो गया, मेल सर्वर हो गया, फाइल सर्वर हो गया, बस सिंपल एकदम। उसके बाद क्लाइंट सर्वर मॉडल का एडवांटेज क्या है, फायदा क्या होता है, मतलब क्लाइंट सर्वर मॉडल ना रहे तो क्या ही हो जाएगा। तो देखो, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम एक बन जाता है, डेटा और रिसोर्सेज सेंट्रली मैनेज हो सकता है क्लाइंट सर्वर मॉडल की हेल्प से। रिसोर्स शेयरिंग जो है, तो मल्टीपल क्लाइंट्स एक ही सर्वर के साथ कनेक्ट करके और सर्विसेज यूज कर पाते हैं, ये एक फायदा है। उसके बाद है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी काफ़ी लेवल तक बढ़ जाती है, हम ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं, लॉग इन साइन अप जैसी चीज़ें बना सकते हैं, तो इससे ऑथेंटिकेट हो जाती हैं चीज़ें, सिक्योर हो जाती हैं। इसको मेंटेन करना थोड़ा आसान हो जाता है, अलग अलग सर्वर्स को बार बार मैनेज करना उससे ज़्यादा आसान हो जाता है कि सेंट्रलाइज एक सिस्टम को मैनेज कर पाना। और स्केलेबिलिटी, अगर कभी हमें नीड पड़ी सर्वर बढ़ाने की तो हम इजिली उसे स्केल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये फायदे होते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज वेब सर्विस। तो वेब सर्विस एक ऐसी सॉफ्टवेयर सर्विस है जो नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से अलग अलग एप्लीकेशन या सिस्टम्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट या डेटा एक्सचेंज करने की सुविधा देती है। सर ये पता नहीं क्या बोल दिया आप, समझ ही नहीं आ रहा है। टेक्निकल चीज़ें तो वैसे भी थोड़ी कम ही समझ में आती है। देखो वेब सर्विस क्या होता है, बात ऐसी है कि आप गए फ्लिपकार्ट पे, कहाँ चले गए आप, फ्लिपकार्ट पे। फ्लिपकार्ट पे आप गए हो, आपने वहां से एक प्रोडक्ट बाई कर लिया है,
आपको बाई नाउ का बटन दिख गया और आपके अकाउंट में पैसे थे तो आपने बाई तो कर लिया और बाई किया और आपने पेमेंट किया ऑनलाइन। अब फ्लिपकार्ट तो आपके बैंक को जानता नहीं है, आपका बैंक है मान लेते हैं एसबीआई में। अब फ्लिपकार्ट आपके बैंक को तो नहीं जानता है और आपको पेमेंट भी ऑनलाइन करनी है, तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए बीच में फिर एक चीज आपने सुनी होगी, काफी ज्यादा फेमस वर्ड है, पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे आपने सुना होगा, पेमेंट गेटवे। ऐसा लगता है कि यार पेमेंट गेटवे पता नहीं क्या ही बड़ी चीज है ना। चलो, तो पेमेंट गेटवे जो है वो आपके बैंक को जानता है। अब आपको पेमेंट करना है फ्लिपकार्ट को, कैसे करोगे आप पेमेंट? तो फ्लिपकार्ट वालों ने क्या कर रखा है, उन्होंने कहा कि चलो पेमेंट गेटवे जो है वो हम अपनी वेबसाइट पे लगा देते हैं और आप जो है ऑनलाइन पेमेंट पेमेंट गेटवे की हेल्प से कर दो। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, हम कर देते हैं पेमेंट। बट कभी कभी पेमेंट वोमेंट फंस हो जाता है, आपको भी पता है। तो ये सब चीजें कैसे होती हैं? तो देखो, वेब सर्विस ओरिजिनली होता क्या है, आपने फ्लिपकार्ट से सामान बाई करनी थी आपको, आपने बाई किया और पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। अब फ्लिपकार्ट का कहना है कि देखो यार पेमेंट वगैरह सिस्टम तो हम देखते नहीं है, वो तो पेमेंट गेटवे देखता है। तो ऐसा करो, तुम पैसा जो है पेमेंट गेटवे को भेज दो। तो आपने जो रुपीज था 599 वो आपने पेमेंट गेटवे को भेज दिया और फिर ये पेमेंट गेटवे फ्लिपकार्ट को बताएगा कि देखो 599 मुझे मिल गया है, तो तुम उस आदमी का ऑर्डर कंफर्म कर दो। तो ये जो कम्युनिकेशन हुई ना, ओरिजिनल बातचीत आपकी हो रही थी फ्लिपकार्ट से कि हमें एक सामान खरीदना है, बट यहाँ पे बीच में एक पेमेंट गेटवे आ गया, अब उसकी भी बातचीत होने लगी फ्लिपकार्ट से। मतलब आपका डेटा पेमेंट गेटवे के पास गया और पेमेंट गेटवे ने आपका डेटा फ्लिपकार्ट के पास फिर भेजा। तो यही होती है वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज की हेल्प से मल्टीपल एप्लीकेशन जो हैं आपस में कम्युनिकेट करती हैं और डेटा एक्सचेंज करती हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर हो गए, अलग अलग सिस्टम्स हो गए, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और डेटा एक्सचेंज कर पाते हैं। यही फायदा है हमारे वेब सर्विस का, यही होता है वेब सर्विस। तो सिंपल वर्ड में कहें तो वेब सर्विस जो है एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन से बात करने और इंफॉर्मेशन शेयर करने का माध्यम है। अब यहाँ पे दो एप्लीकेशन हो गए ना ओरिजिनली, एक तो फ्लिपकार्ट हो गया जिसपे आप सामान खरीद रहे हो और एक हो गया पेमेंट गेटवे जिसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो। और ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, तभी तो पता चला कि आपने पेमेंट गेटवे को पैसा दिया और फ्लिपकार्ट को पता चल गया कि हाँ यार पैसा तो आ गया है। समझ गए? तो ये जो बातचीत इनके बीच में हो रही है वो इसी वेब सर्विस की हेल्प से हो रही है। क्लियर है? तो ये होता है वेब सर्विस। तो वेब सर्विस की हेल्प से होता क्या है कि मल्टीपल सॉफ्टवेयर, मल्टीपल एप्लीकेशंस, मल्टीपल सिस्टम्स एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं और आपस में डेटा एक्सचेंज कर पाते हैं। समझ गए? ये होता है वेब सर्विस। इसी को अगर आप कहो तो आगे चल के आपने एपीआई सुना होगा नाम, ठीक है, वही एपीआई ही है। एपीआई के थ्रू ही ये दोनों आपस में बात करते हैं, बट अभी के लिए टेक्निकल वर्ड यहाँ पे वेब सर्विस है। ठीक है, चलिए, तो हमने वेब सर्विस देख लिया जिसमें होता ये है कि मल्टीपल एप्लीकेशन या मल्टीपल सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जो एक दूसरे से बात करने के लिए, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, वो डेटा को एक्सचेंज करने के लिए वेब सर्विस का यूज करते हैं। अब जो है वेब सर्विस का मेन काम क्या क्या है, तो वेब सर्विस के देखो मेन काम क्या क्या है। पहला है डेटा एक्सचेंज करना। सिंपल सी बात है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वो डेटा का आदान प्रदान करेंगे, डेटा आपस में एक्सचेंज कर रहे होंगे। तो इनका मेन काम है अलग अलग एप्लीकेशन के बीच में डेटा एक्सचेंज करना। दूसरा काम है कम्युनिकेशन, अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और सिस्टम के बीच में कम्युनिकेट कर पाना। उसके बाद रिमोट एक्सेस, एक एप्लीकेशन दूसरे के सर्वर पे रखी गई चीजों को देख सकता है, समझ सकता है। ठीक है, इस चीज को रिमोट एक्सेस इसे कहते हैं कि एक एप्लीकेशन दूसरे सर्वर पे उपलब्ध सर्विसेज को इंटरनेट की हेल्प से यूज कर सकता है। उसके बाद है इंटीग्रेशन, डिफरेंट एप्लीकेशन जो होते हैं इन्हें आपस में कनेक्ट करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। जैसे आप एक वेबसाइट बनाए, ठीक, ई कॉमर्स का, तो उसमें आप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करते हैं ना, जो आपने ये वर्ड सुना है ना इंटीग्रेट करना, वो यहीं से आया है, वेब सर्विसेज से ही, कि आप उसको इंटीग्रेट करेंगे, आप अपने ई कॉमर्स में पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करेंगे, तब पेमेंट गेटवे आपको बता पाएगा पैसा आया है कि नहीं आया है। तो यही है वेब सर्विस। ठीक है, अब वेब सर्विस में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलेंगे कि देखो, पहला तो एक है सोप, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है,
एक ये तरीका है जिसकी हेल्प से हम लोग वेब सर्विसेज बनाते हैं और उसे यूज करते हैं, सोप मेथड। बट ये काफ़ी पुराना मेथड हो गया है, इस वजह से इसका यूज अब बहुत कम होता है। तो सोप एक सिंपल प्रोटोकॉल है जिसका यूज एप्लीकेशन के बीच में स्ट्रक्चर्ड डेटा को एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। कॉमनली इसमें XML फॉर्मेट यूज किया जाता है और ये अब ज़्यादा पुराना हो गया है, तो हम लोग मोस्टली यूज नहीं करते हैं। अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टेक्निक है रेस्ट, रिप्रेजेंटेबल स्टेट ट्रांसफर। इसी को रेस्ट एपीआई आपने सुना होगा, जो रेस्ट एपीआई, यही है वो रेस्ट एपीआई। तो करंट टाइम पे जो भी एपीआईज बनाई जाती हैं मोस्टली रेस्टफुल एपीआईज ही बनाई जाती हैं। रेस्टफुल एपीआई, रेस्ट एपीआई, यही है वो वेब सर्विस। तो रेस्ट एपीआई जो है वो वेब सर्विस का ही एक पार्ट है, यानी वेब सर्विस बनाने का एक तरीका है। तो रेस्ट एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है जिसका उपयोग वेब एप्लीकेशन एपीआई को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। कॉमनली ये एचटीटीपी मेथड, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, इन सब का यूज करता है। अब याद आ रहा है आपको, जो आपने ये वर्ड सुना है ना रेस्टफुल एपीआई, वो यही है एपीआई, वेब सर्विस। उसके बाद है HTTP एंड HTTPS। तो ये एक प्रोटोकॉल है जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जब डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है तो ये बताता है कि डेटा सिक्योर वे में ट्रांसफर हो रहा है या अनसिक्योर वे में। अगर HTTPS है यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, तो ये एक सिक्योर मेथड माना जाता है कि हाँ सिक्योरली डेटा जा रहा है इनक्रिप्टेड वे में, ठीक है। और अगर HTTP है तो हम ये मान के चलते हैं कि नॉर्मली अनसिक्योर मेथड है। क्लियर है इतना। उसके बाद है एक XML, ये भी काफी पुराना वे हो गया है। XML एक मार्कअप लैंग्वेज है, इसका भी यूज डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टोर करने और एक्सचेंज करने में किया जाता है। बट मैंने बताया जैसा कि XML वाला फॉर्मेट अब काफी पुराना हो गया है और यही XML वाला फॉर्मेट ये SOAP यूज किया करता था, तो अब हम लोग SOAP यूज नहीं करते हैं। करंट टाइम पे सबसे ज्यादा यूज होने वाली टेक्निक है रेस्टफुल एपीआई, और मार्केट में एक और नई चीज आई है दैट इज ग्राफक्यूएल एपीआई। GraphQL API, यही दो टेक्निक्स करंट टाइम पे मार्केट में सबसे ज्यादा यूज होती हैं। Web3 में ये वाली टेक्नोलॉजी यूज होती है GraphQL, और नॉर्मली हम लोग ज्यादातर रेस्टफुल एपीआई के साथ काम करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको काफी सारी टेक्निकल चीजें बता दी हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही वे से। उसके बाद है जेसन। जेसन भी एक टेक्निक है। जेसन एक लाइटवेट डेटा फॉर्मेट है जिसका उपयोग एप्लीकेशन के बीच में डेटा एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। ये एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है और इसका यूज एपीआईज में किया जाता है। तो जो हमने अभी रेस्टफुल एपीआई देखी, रेस्ट एपीआई, तो रेस्ट एपीआईज में डेटा भेजने के लिए सबसे ज्यादा हम लोग यही जेसन वाले मेथड का यूज करते हैं। बहुत ही मतलब सही मेथड है और मोस्टली हम लोग रेस्टफुल एपीआई में जेसन मेथड का ही यूज करते हैं। तो जेसन मेथड एक ऑब्जेक्ट वे में मेथड होता है, मतलब की और वैल्यू के बेसिस में हम डेटा को स्टोर कर पाते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया नेम, और नेम में मैंने स्टोर कर दिया अनीस, तो हम इस तरीके से डेटा को भेज पाते हैं की और वैल्यू के पेयर्स में। तो एपीआई में जब भी हम डेटा भेज रहे होते हैं तो मोस्टली हम लोग यूज कर रहे होते हैं वो है हमारा यही जेसन फॉर्मेट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेट इज यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल किसी इंटरनेट रिसोर्स जैसे वेब पेज, इमेज, वीडियो, फाइल का एड्रेस होता है जिसकी मदद से ब्राउजर पर उस रिसोर्स को लोकेट और एक्सेस करना होता है। अब सिंपल से मैं बताऊं तो यूआरएल जो है, जो आपने वेबसाइट बनाई है, ठीक, तो वेबसाइट जो आपने बनाई है उसका जो नेम है, या कोई आप यूट्यूब पे जो वीडियो देख रहे हो, जैसे अभी करंट टाइम पे आप जो वीडियो ये देख रहे हो, इसी वीडियो में आप देखोगे तो ये भी एक यूआरएल पे ही चल रहा है। जैसे अभी मैं अपनी वेबसाइट पे आ गया तो ये भी एक यूआरएल ही है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये भी एक यूआरएल है। अच्छा, इसी में मैं अगर अबाउट अस वाले पेज पे आ जाऊँ, एक सेकंड देंगे मुझे, मैं अबाउट अस के पेज पे आ जाऊँ तो ये जो दिख रहा है ये भी एक यूआरएल ही है। तो यूआरएल को आप शॉर्ट में ऐसा समझो कि यूआरएल जो है डायरेक्ट एक लोकेशन होता है। अगर रियल लाइफ में मैं आपको किसी भी पर्सन का लोकेशन दे दूं, आपको किसी भी पर्सन का लोकेशन दे दूं, एड्रेस दे दूं, तो आप उसके घर पे पहुंच सकते हैं डायरेक्ट। मतलब अगर ये मेरा घर है, हाँ ऐसा ही मेरा घर है, मान लेते हैं ये हो गया मेरा घर एकदम सुंदर सा, और आपको मेरे घर पे आना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा,
तो आपने कहा सर इसके लिए तो हमें आपका एड्रेस लगेगा। मैंने कहा अच्छा, मैं अगर तुम्हें अपना एड्रेस दे दूं तो तुम मेरे घर तक आ सकते हो, राइट। सेम उसी तरीके से मैंने कहा कि तुम्हें जीटेक्स की वेबसाइट पे जाना है। कहाँ जाना है? जीटेक्स की वेबसाइट पे। तुमने कहा सर इसके लिए हमें तो एड्रेस लगेगा, क्योंकि हमें जीटेक्स के वेबसाइट पे जाना है तो हमें उसका एड्रेस दे दीजिए। तो वही जो एड्रेस है वही है यूआरएल, उसी को यूआरएल कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मैंने कहा कि देखो जीटेक्स पे तो जाओ, लेकिन उसके अबाउट वाले पेज पे जाना है तुम्हें। किस वाले पेज पे? अबाउट वाले पेज पे। सर ये तो थोड़ा सा, तो आपको एग्जैक्ट एड्रेस देना पड़ेगा तभी हम जा पाएंगे। तो मैंने कहा कि देखो एड्रेस है gtex.in/about। मैंने ये एड्रेस दे दिया, तुमने ये एड्रेस कॉपी किया और अपने सर्च इंजन में आके यहाँ पे डाला gtex.in/about और एंटर किया। और तुम देखोगे अब कि हाँ, तुम gtex.in यानी gtex की वेबसाइट पे अबाउट वाले पेज पे आ चुके हो। तो यही होता है यूआरएल। यूआरएल तुम्हारे वेबसाइट का या तुम्हारे उस स्पेसिफिक पेज का डायरेक्ट एड्रेस होता है, समझ गए, जिससे तुम डायरेक्ट उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। और यूआरएल को आप फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब देखा जाए तो मैंने तुम्हें कहा अबाउट वाले पेज को एक्सेस करना है, यानी अबाउट वाले पेज को तुम ये यहाँ पे हमारा रिसोर्स पड़ा है उसे तुम एक्सेस करो। उसके लिए मैंने तुम्हें अपना यूआरएल बता दिया, तुमने वो ब्राउजर पर सर्च किया और तुम्हें वो मिल गया। समझ आया? यूआरएल जो है किसी भी इंटरनेट पे पड़े हुए रिसोर्स का एड्रेस होता है। तो इंटरनेट पे जो भी वीडियो पड़ी हो, जो भी ऑडियो पड़ा हो, जो भी टेक्स्ट पड़ा हो, उसका डायरेक्ट एड्रेस होता है। और अगर तुम्हें एड्रेस मिल गया तो तुम वहां तक इजीली जा सकते हो। क्लियर हो गया यूआरएल? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो यूआरएल जो है इंटरनेट पे प्रेजेंट रिसोर्स का डायरेक्ट एड्रेस होता है, जिसकी हेल्प से तुम उस तक डायरेक्ट पहुंच सकते हो और उसे एक्सेस कर सकते हो। चलो अब देखते हैं कि एक यूआरएल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो यूआरएल के स्ट्रक्चर में तुम देखोगे तो यहाँ पे ना कई सारी चीजें दिखेंगी अलग अलग। पहला तो तुम्हें यहाँ पे दिख गया ये HTTPS, तो ये है प्रोटोकॉल। अगर एस लगा हुआ है डेट मीन्स ये सिक्योर है, और अगर एस नहीं लगा हुआ है, अगर मैं यहाँ से एस हटा दूं सिर्फ HTTP है, डेट मीन्स वो अनसिक्योर है। ठीक है, तो HTTPS डेट मीन्स सिक्योर है, तुम्हारा डेटा सेफ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद तुम्हें दिखेगा www. उसके बाद डोमेन और फिर .com। इन पूरे को मिला के हम लोग कहते हैं डोमेन। इस पूरे को मिला के हम लोग कहते हैं डोमेन। अब इस डोमेन को भी अगर डिवाइड करें तो इसमें 3 डोमेन हो गए। पहला सब डोमेन जो ये www आया, उसके बाद मेन डोमेन तुम्हारा ये बीच वाला जो पार्ट है जो तुमने नाम रखा है अपना वो, और उसके बाद .com या .in हो सकता है या .co हो सकता है या .co.in हो सकता है। यानी डॉट के बाद वाली जो चीज हो गई तो वो हो गई तुम्हारे टॉप लेवल डोमेन। बाकी इन तीनों को अगर मिला दे तो वो है डोमेन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आया वो है तुम्हारी सब डायरेक्टरी। उसके बाद जो आया वो है तुम्हारा स्लग। सर यहाँ तो आपने बता दिया, बट अगर कोई लाइव एग्जांपल मिल जाता तो मजा ही आ जाता। नहीं, चलो लाइव एग्जांपल दे देते हैं तुम्हें। जीटेक्स जाना ही जाता है अपने एग्जांपल्स के लिए, तो मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल देके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख दिया https://www.gtex.in। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। तो करंट टाइम पे तुमने जो gtex.in देखा है ये वही वाली है। ये है सिक्योर लाइन, जैसा मैंने बताया प्रोटोकॉल है ये प्रोटोकॉल। अगर एस लगा हुआ है तो सिक्योर है और एस हटा दें अगर तो अनसिक्योर हो जाएगा। www जो है gtex.in, इस पूरे को मिला के हम कहते हैं डोमेन। ठीक, अब तुम ये www चाहो तो हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो यहाँ पे www लिखा हुआ है एग्जैक्ट वो लिखने की नीड नहीं है, तुम इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, ऐसे इस तरीके से ओनली gtex.in तो भी ये चलेगा। अच्छा, तुम्हें ये भी लिखने की नीड नहीं है, तुम सिर्फ
कितना भी लिख सकते हो। और ये है हमारा एक्चुअल डोमेन जो हमने बाई किया है, gtext.in। अच्छा, इसमें तुम और क्या क्या ले सकते हो, तुम gtext.com ले सकते हो, तुम इसमें gtext.co.in ले सकते हो, ऐसा मल्टीपल चीज़ें ले सकते हो। ये सब खरीदने के लिए हम लोग आगे अपने टेक्निकल वाली क्लास में, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल चीज़ें सीख रहे होंगे, उसमें हम इस पर और डिटेल में बात करेंगे कि डोमेन कहाँ से खरीदा जाता है, कैसे कैसे खरीदा जाता है, कैसे अपने वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें सीखेंगे। तो आपने इतना देख लिया। अब यहाँ पे अगर तुम ब्लॉग वाले पेज पे मेरे आओगे, देन यू विल सी हियर कि हाँ, ये तो डोमेन हो गया, और ये इतना जो पार्ट है ये हो गया हमारा, क्या देखा था अभी हमने, सब डायरेक्टरी, राइट। तो ये हो गई हमारी सब डायरेक्टरी, यानी ब्लॉक्स जो है वो हमारे लिए सब डायरेक्टरी है। और ब्लॉक के अंदर भी अगर तुम्हें कोई ब्लॉक पढ़ने का मन है, जैसे मुझे ये पढ़ना है हाउ टू चूज द बेस्ट एनजीओ डेवलपमेंट कंपनी, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो जो यूआरएल है, यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे आ चुकी है, राइट। यहाँ पे इतना बड़ा सा ये और आ रहा है लिख के, तो इसे हम लोग कहते हैं स्लग, इसे हम लोग कहते हैं स्लग, ठीक है। तो ये हो गया हमारे यूआरएल का स्ट्रक्चर, जिसमें पहला पार्ट होता है हमारा प्रोटोकॉल, ये दो हो सकते हैं, या तो HTTPS होगा या तो HTTP होगा। HTTP यानी अनसिक्योर है, और HTTPS यानी सिक्योर पे है। उसके बाद सब डोमेन www डॉट, उसके बाद आता है हमारा रूट डोमेन जो तुम बाई कर रहे होते हो, और फिर एक्सटेंशन .com या .in या .co.in .fun, इस तरीके से। तो मेन हमारा ये पूरे को मिला के हम कह सकते हैं कि ये हमारा डोमेन ही है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगर तुम और ज़्यादा डेप्थ में जाना चाहो तो सब डायरेक्टरी, स्लग, इस तरीके से बात आते हैं। तो तुम ऐसा कह सकते हो कि यूआरएल में जो मेनली है, एक तो है प्रोटोकॉल हमारा, ठीक है। प्रोटोकॉल के बाद डायरेक्ट आता है हमारे पास डोमेन, जिसमें ये पूरा आ सकता है। डोमेन के बाद आता है हमारे पास पाथ, यानी यूआरएल में मेनली तीन चीजें होती हैं, प्रोटोकॉल, डोमेन और पाथ। प्रोटोकॉल ये बताता है कि वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है, डोमेन जो हम लोग रजिस्टर कराते हैं, जो हम बाई कर रहे होते हैं, और उसके बाद पाथ जो ये बताता है कि उस वेबसाइट के किस पेज पे हम स्पेसिफिकली हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो gtext.in के बाद अबाउट लिखा हुआ है, यानी मैं अबाउट वाले पेज पे हूँ। अगर होम पेज पे जाऊँ तो सिर्फ gtext.in आएगा, मतलब मैं होम पेज पे हूँ, समझ गए। चलो, तो ये भी हो गया हमारे लिए, यूआरएल हमने देख लिया। नेक्स्ट इज वेबसाइट क्या होता है। इतने सारी चीज तो हमने बात कर ली, वेबसाइट, वेबसाइट ये होता क्या है वेबसाइट। देखो, वेबसाइट जो है कई सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, मतलब सिंगल सिंगल हमने बहुत सारे पेज बनाए और उन सबको हमने आपस में जोड़ दिया, वो हो गई हमारी वेबसाइट, जो किसी एक पर्टिकुलर डोमेन के अंतर्गत आता है, ना किसी एक डोमेन पर वो लाइव होता है। जैसे अभी तुम ये वेबसाइट देख रहे हो जीटेक्स की, तो इसमें मल्टीपल पेजेस है ना, होम पेज है, अबाउट का पेज है हमारे पास, अबाउट का पेज है, सर्विसेज में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, तो इस तरह से मल्टीपल पेजेस हैं हमारे पास। तो इन सारे पेजेस को हमने जोड़ दिया है, तो हमारी बन गई वेबसाइट। और ये वेबसाइट लाइव है यहाँ पे gtext.in पे, दिख रहा है, एक डोमेन नेम पे ये लाइव है। तो ये हो गया हमारा वेबसाइट। तो वेबसाइट जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं वेब पेजेस का कलेक्शन, यानी बहुत सारे वेब पेज हैं तुम्हारे पास, तुमने उन सबको जोड़ दिया तो वो बन गई एक वेबसाइट, जो किसी एक डोमेन पे लाइव होता है, जो हमारे इंटरनेट पे उपलब्ध होता है, यानी हम इजीली इंटरनेट से जुड़ के और उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। एक वेबसाइट में टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, वीडियो, बटन्स, फॉर्म, लिंक्स, और भी कई सारे वेब रिसोर्सेस हो सकते हैं। तो इन सबको जोड़ के एक वेबसाइट बनती है। तो अगर तुम हमारी वेबसाइट पे आओ तो तुम्हें यहाँ पे फोटोज दिखेंगे, दिख रहा है, और नीचे आओ तो यहाँ पे बटन्स वगैरह और भी कई सारे फोटोज, कंटेंट, ठीक। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, साथ ही कनेक्ट करने के लिए फॉर्म, टेस्टिमोनियल, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। ब्लॉग अगर पढ़ना हो तो ये सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो वेबसाइट जो है वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, जो एक डोमेन पे लाइव होता है और इंटरनेट पे 24/7 प्रेजेंट होता है। अब वेबसाइट अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। पहला हो सकता है स्टैटिक वेबसाइट,
फिर हो सकता है डायनेमिक वेबसाइट, और फिर हो सकता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ये क्या होता है सर? तो देखो, जो स्टैटिक वेबसाइट होती है ना, ये एक स्टैटिकली वेबसाइट है बस। इसमें तुम्हें कोई एडमिन पैनल नहीं मिलेगा, ठीक, जिससे तुम वेबसाइट में प्रेजेंट कंटेंट को चेंज नहीं कर पाओगे। तुम्हें अगर वेबसाइट में कोई भी कंटेंट चेंज करना है, तुम्हें डायरेक्ट उसके कोड में चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर इस वेबसाइट की मैं बात करूं, मान लेते हैं एक बार को कि ये जो वेबसाइट है ये स्टैटिक वेबसाइट है, और मुझे यहाँ पे जो ये फोटो लगा है ये नहीं पसंद आ रहा है, ये वाला जो फोटो है मुझे मान लेते हैं नहीं पसंद आ रहा है, मुझे ये फोटो चेंज करना है। तो कैसे कर सकता हूँ? तो मैं इस वेबसाइट के कोड में जाऊंगा, फिर ये वाला फोटो हटा के वहां पे न्यू इमेज लगाऊंगा और अगेन इस वेबसाइट को लाइव करूंगा। ये होता है स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट क्यों? क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट में हमें कोड में चेंजेस करने पड़ते हैं, कोड में चेंजेस करने होते हैं। यही सबसे खास बात है स्टैटिक वेबसाइट की, कि अगर हमें कुछ भी चेंज करना है, जैसे मान लो यहाँ पे होम लिखा हुआ है, बट मैं होम को हटा के होम 1 लिखना चाहता हूँ, तो मुझे कोड में चेंज करना पड़ेगा। समझ गए? अब स्टैटिक वेबसाइट में प्रॉब्लम ये है कि कोई नॉन टेक्निकल पर्सन है तो वो स्टैटिक वेबसाइट में काम ही नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको कोडिंग आनी चाहिए, तभी वो स्टैटिक वेबसाइट में काम कर पाएगा, अदरवाइज तो काम कर ही नहीं पाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम होती है स्टैटिक वेबसाइट में, कि ये सिर्फ और सिर्फ कोडिंग वाले लोगों के लिए ही या फिर टेक्निकल लोगों के लिए ही फायदेमंद होता है। फिर आता है हमारे पास दूसरे टाइप की वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है? अब मान लेते हैं एक बार को कि ये वेबसाइट डायनेमिक वेबसाइट है और मुझे ये इमेज चेंज करनी है, तो मुझे इसके कोड में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये डायनेमिक वेबसाइट है तो मेरे पास एक एडमिन पैनल होगा, और उस एडमिन पैनल से मैं एक नई वाली इमेज अपलोड करके पुरानी वाली इमेज में डिलीट कर दूंगा, तो यहाँ पे इमेज अपने आप चेंज हो जाएगा। तो डायनेमिक वेबसाइट में हमेशा हमें एक एडमिन पैनल दिया जाता है, जहां से हम अपने वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कंटेंट वगैरह, इमेजेस वगैरह एक हद तक हम चेंज कर सकते हैं। ये फायदा होता है हमारे डायनेमिक वेबसाइट का। इसके लिए कोई नॉन टेक्निकल आदमी है तो भी वो ये काम कर सकता है, क्योंकि वो अपने एडमिन पैनल पे जाएगा लॉग इन करके, और वहां से जो कंटेंट उसे चेंज करना हो वो इजिली चेंज कर पाएगा। तो ये मेन डिफरेंस है स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट में। स्टैटिक वेबसाइट का कंटेंट जो है स्टैटिक होता है, उसमें चेंजेस करने हो तो हमें कोड के थ्रू ही करना पड़ता है, और डायनेमिक वेबसाइट का कंटेंट हम एडमिन पैनल से चेंज कर सकते हैं बिना कोडिंग नॉलेज के। ठीक है सर, ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होता है? तो देखो, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट वैसी वेबसाइट होती है जो मोबाइल फोन पे भी सही तरीके से दिखें और लैपटॉप वगैरह पे भी, मतलब अलग अलग डिवाइसेस में। जैसे एक डिवाइस हो गई मेरे पास मोबाइल फोन, एक और डिवाइस बात करें तो मेरे पास हो गया टैबलेट, एक और बात करें तो मेरे पास हो गया डेस्कटॉप। तो सारे डिवाइसेस पे मेरी वेबसाइट बिल्कुल सही तरीके से दिखे, उसी को कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। रिस्पॉन्सिव यानी अलग अलग डिवाइस साइज पे हमारी वेबसाइट सही तरीके से दिखनी चाहिए। अब जैसे ये वेबसाइट है जीटेक्स की, तो इसे अगर मैं फोन स्क्रीन में ओपन करूं, तो देखो आपकी ये फोन स्क्रीन में भी बिल्कुल सही तरीके से ओपन होती है, कोई भी कंटेंट प्रॉब्लम नहीं करता है, कोई भी कंटेंट छिपता नहीं है, बिल्कुल सही तरीके से दिखता है। दिख रहा है? तो ये एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी है, जिसमें सारे कंटेंट फोन की साइज में भी बिल्कुल सही तरीके से दिखाई देते हैं हमें। दिख रहा है? तो ये है स्टैटिक वेबसाइट। अच्छा, सॉरी, डायनेमिक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। इसी में अगर आप देखो टैबलेट की साइज में मैं चला जाऊं, तो टैबलेट में भी आप देखोगे कि बिल्कुल सही तरीके से ये वेबसाइट दिख रही है, टैबलेट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। मतलब मोबाइल फोन पे भी सही से दिख रहा है, टैबलेट में भी ये बिल्कुल सही तरीके से दिख रहा है, सारे कंटेंट बिल्कुल सही तरीके से प्लेस हो रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बिल्कुल सही तरीके से सब अलाइन है। और सेम वेबसाइट अगर मैं लैपटॉप में भी ओपन करूं तो भी मुझे बिल्कुल सही तरीके से ये दिखाई देता है। तो आपने देखा कि जो मेरी वेबसाइट है वो सारे डिवाइसेस में बिल्कुल ही सही तरीके से दिखाई दे रही है, कोई भी कंटेंट छिप नहीं रहा है, कोई भी कंटेंट कट नहीं रहा है।
राइट। तो ये फायदा होता है हमारे पास रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में हम यही देखते हैं कि हमारी वेबसाइट अलग अलग डिवाइस के साइज के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट रहे, सारे डिवाइसेस पे वो बिल्कुल ही सही तरीके से दिखे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी को टेक्निकली वे में देख लेते हैं। स्टैटिक वेबसाइट का होता है, तो स्टैटिक वेबसाइट में कंटेंट जो है जनरली फिक्स्ड होते हैं। यूजर लगभग वही कंटेंट, यूजर को हमेशा वही कंटेंट दिखाई देता है जो मेनली HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके हमने कोड कर दिया है। ठीक, उसे अगर चेंज करना हो तो उसे कोड आना चाहिए। कोई भी नॉन टेक्निकल पर्सन इसे चेंज नहीं कर पाएगा, और इसमें चेंज करने के लिए आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी। राइट। डायनेमिक वेबसाइट, तो डायनेमिक वेबसाइट में कंटेंट सर्वर या डेटाबेस या यूजर इंटरेक्शन के आधार पर डायनेमिकली जनरेट या चेंज हो सकते हैं। मतलब हम इसमें कंटेंट को इजीली चेंज कर पाते हैं। इसमें कंटेंट चेंज करने के लिए आपको बस एडमिन पैनल पे जाना है और अपने कंटेंट को चेंज कर लेना है। उसके अलावा ये यूजर इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकता है अगर हम उस तरीके से करें तो। जैसे आप यूट्यूब पे जाते हो, ठीक है, इसे आप ध्यान से समझना। आपने यूट्यूब पे गए और आप बहुत ज़्यादा हिंदी सॉन्ग्स सुनते हो। कौन से? हिंदी सॉन्ग। तो आपको YouTube पे सबसे ज़्यादा हिंदी सॉन्ग्स ही देखने को मिलेंगे। अब मान लेते हैं कि एक और पर्सन है B, जो YouTube पे सबसे ज़्यादा इंग्लिश सॉन्ग्स सुनता है, इंग्लिश गाने सुनता है, तो उसके YouTube में सबसे ज़्यादा इंग्लिश वाले गाने दिखेंगे। ये वही बात है कि आप इंस्टाग्राम पे जैसा कंटेंट देखते हो आपको वैसा ही कंटेंट प्रीफर किया जाता है, आपको वैसा ही कंटेंट सजेस्ट किया जाता है। तो ये सब डायनेमिक वेबसाइट के टाइप हैं, जिसमें हमारे कंटेंट जो हैं डायनेमिकली या तो जनरेट होते हैं या चेंज हो रहे होते हैं। समझ गए आप? जैसे अमेजोन, जो प्रोडक्ट आप फाइंड आउट करना चाहोगे आपको ज़्यादातर वैसे ही प्रोडक्ट दिखेंगे। फेसबुक, जैसे आपके फ्रेंड्स होंगे और जैसे वीडियोज आप देखते हो आपको मोस्टली वैसे ही वीडियोज दिखाई देंगी। ठीक है, तो इसमें कंटेंट ज़्यादातर डायनेमिकली जनरेट या चेंज किए जाते हैं। और स्टैटिक वाले में बिल्कुल फिक्स एक डिजाइन दिख रही है तो वही डिजाइन सारे यूजर्स को दिखाई देगी, कोई चेंजेस वगैरह नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। और रिस्पॉन्सिव, तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का डिजाइन जो है अलग अलग स्क्रीन साइज और डिवाइस है जैसे मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप के अनुसार ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना होता है। यानी हमारी वेबसाइट अलग अलग डिवाइसेस पे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। अब जो क्या है कि एक वेबसाइट जो है वो मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पे प्रॉपरली दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऑडियंस जो है वो मोबाइल फ़ोन पे देख रही होती है, कुछ डेस्कटॉप पे देख रही होती है। तो जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि जो वेबसाइट हो वो मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पे बिल्कुल सही तरीके से दिखे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं कि वेबसाइट में मेन एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। एक वेबसाइट अगर हम बनाने की बात करें या एक वेबसाइट देखें तो उसमें क्या क्या मेन चीज़ें होती हैं जो हमें करने ही करनी है। तो पहला तो है हेडर पार्ट, वेबसाइट का सबसे ऊपर वाला सेक्शन जिसमें लोगो हो, नेविगेशन के लिए मेन्यू बने हो और इंपॉर्टेंट लिंक्स लगे हों, उसे हम लोग हेडर कहते हैं। जैसे मैं अपनी वेबसाइट पे आ जाऊं तो ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ये है हमारा हेडर का पार्ट। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे हमारा लोगो लगा हुआ है। उसके बाद हमारे नेविगेशन के सारे लिंक्स लगे हुए हैं। आप होम पेज पे जा सकते हो, अबाउट पेज पे जा सकते हो, सर्विसेज के पेज पे जा सकते हो। ठीक, इसी तरह से कॉन्टैक्ट का बटन लगा हुआ है। तो ये हो गया हमारा हेडर का पार्ट, तो इसे हम लोग कहते हैं हेडर। इसे क्या कहेंगे? हेडर। ठीक है, नेक्स्ट नेविगेशन बार, यूजर को वेबसाइट के अलग अलग पेज या सेक्शन पे जाने में मदद करता है। इसी को आप नेविगेशन बार भी कह सकते हो, क्योंकि हमारे सारे नेविगेशन वाले लिंक्स हमने यहीं लगाए हैं जो हेल्प करता है यूजर्स को अलग अलग पेजेस पे जाने में। आपको अबाउट पेज पे जाना हो तो आप जा सकते हो, आप सर्विसेज के पेज पे जा सकते हो, पोर्टफोलियो देख सकते हो, आप ब्लॉग पे जा सकते हो। नेक्स्ट है लोगो या ब्रांडिंग, वेबसाइट या कंपनी के पहचान को रिप्रेजेंट करने के लिए लोगो लगाना जरूरी है, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि वो आपकी है वेबसाइट। राइट। उसके बाद है मेन कंटेंट, वेबसाइट का मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वाला हिस्सा जहाँ पे टेक्स्ट, इमेज, ये सब। तो अब देखा जाए तो ये जो मेरी वेबसाइट है इसमें ये सारे इसके मेन एरिया आ जाए। ऊपर वाला एरिया हमने देख लिया कि ऊपर वाला जो एरिया है वो तो हेडर है, और हेडर के बाद जो ये सब बचा ये सब हमारे लिए मेन कंटेंट का पार्ट है, ये सब हमारे मेन कंटेंट में आता है ये सब। ठीक है, तो ये सब आ गया मेन कंटेंट में हमारे, ये सब मेन कंटेंट में।
उसके बाद वेबसाइट में जो ये सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, ये अब जो आप देख रहे हो, इसे अब हम लोग कहते हैं फुटर। ये है हमारे वेबसाइट का फुटर पार्ट। तो फुटर पार्ट में भी हम अपनी ब्रांडिंग ऐड कर सकते हैं, हम अपने इंपॉर्टेंट लिंक्स लगा सकते हैं, ये सारे, ठीक। जहाँ जहाँ आपकी वेबसाइट रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट ऑथोराइज है, कौन कौन सा पेमेंट गेटवे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिर रखते हैं। ये है आपका फुटर का पार्ट, इसे हम लोग कहते हैं फुटर। तो वेबसाइट में जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं हेडर, ठीक, जो आपने ये देखा था। और वेबसाइट में जो सबसे नीचे का पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं फुटर। और बीच वाले हिस्से को मेन कंटेंट का एरिया। साइड बार ये ज़्यादातर हमें एडमिन पैनल में देखने को मिलता है। तो एडमिन पैनल की जो वेबसाइट्स होती हैं, मतलब जिसमें हम लोग एडमिन पैनल वगैरह बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं कि जैसे ये हमारे वेबसाइट का लेआउट है, एक सेकेंड, यहाँ पर ये हमारी वेबसाइट का लेआउट है। तो उसमें यहाँ से भी एक पार्ट हम लोग रहते हैं साइड बार का, और ये पार्ट हो जाता है हमारे हेडर का, और यहाँ पे हमारा मेन कंटेंट आता है। तो इस तरीके का लेआउट होता है जिसमें हम इसे कहते हैं साइड बार, इसे कहते हैं हेडर, और इसे कहते हैं मेन कंटेंट एरिया, ठीक है। तो ये अपने अपना लेआउट की बात होती है। ज़्यादातर वेबसाइट में हमें साइड बार देखने को नहीं मिलता है, साइड बार मोस्टली एडमिन पैनल्स में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फुटर मैंने आपको बता दिया कि वेबसाइट का सबसे नीचे वाला जो सेक्शन होता है उसे हम लोग फुटर कहते हैं। फिर लिंक्स, तो एक पेज से दूसरे पेज या सेक्शन पे जाने के लिए हम लोग लिंक लगाते हैं। फॉर्म, जैसे आप देख सकते हो कि इस वेबसाइट में भी हमने यहाँ पे फॉर्म लगाया है। तो फॉर्म हम लोग लगाते हैं मोस्टली यूजर से डेटा गेट करने के लिए। अब यहाँ पे यूजर आके अपना नाम एंटर कर सकता है, ईमेल एंटर कर सकता है, फ़ोन नंबर एंटर कर सकता है, मैसेज एंटर कर सकता है, ठीक, सर्विस अपनी सिलेक्ट कर सकता है, और फिर हमें सेंड कर सकता है मैसेज। तो ये हमारे ईमेल पे और व्हाट्सएप पे ये मैसेज ड्रॉप हो जाएगी कि अच्छा इस क्लाइंट को क्या सर्विसेज चाहिए, ठीक है। तो फॉर्म जो है हम यूजर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए रखते हैं अपनी वेबसाइट में, जैसे लॉग इन, रजिस्ट्रेशन या कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये सब फॉर्म ही होते हैं। उसके बाद आता है बटन या सीटीए। सीटीए बटन कहते हैं कॉल टू एक्शन बटन को, जैसे बाई नाउ का बटन हो गया, साइन अप हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, या डायरेक्ट कॉल बटन हो गया, व्हाट्सएप बटन हो गया, जिससे यूजर डायरेक्ट आपसे इंटरेक्ट कर पाए, कनेक्ट कर पाए। तो वेबसाइट में हम लोग कई सारे कॉल टू एक्शन बटन रखते हैं, जैसे लेट्स बिल्ड हो गया, कनेक्ट अस हो गया, जिससे आप क्लिक करके हमसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे एक बटन है वैसे जो छिप रहा है अभी, जिस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट हमसे लाइव चैट कर सकते हो यहाँ पे आप क्लिक करके। तो ये सब सीटीए में आते हैं, जिससे यूजर आपको स्पेसिफिकली डायरेक्ट कनेक्ट कर सके। उसके बाद इमेज एंड वीडियोज, तो ये तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए होते हैं वेबसाइट में। अब हम देखते हैं मेन चीज़, डिफरेंट स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ना वेबसाइट क्या होता है, तो आप वहाँ पे वेबसाइट के बारे में बताएंगे, मिनिमम वेबसाइट के 5 फीचर्स बताएंगे, और उसके बाद वेबसाइट के आप तीनों टाइप बताएंगे, स्टैटिक, डायनेमिक और रिस्पॉन्सिव। और साथ ही फिर आप स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट में डिफरेंस बताएंगे। तब जाके आपको पूरे 5 नंबर के, ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपको पूरे मार्क्स देगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट में क्या डिफरेंस है। तो स्टैटिक वेबसाइट में कंटेंट जनरली फिक्स रहता है, और डायनेमिक वेबसाइट में कंटेंट जो है यूजर के डेटाबेस या सर्वर के बेसिस पे बदल भी सकता है, और हम उसे डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं एडमिन पैनल से। स्टैटिक वेबसाइट में सारे यूजर्स को सेम कंटेंट मिलता है, जबकि डायनेमिक वेबसाइट में अलग अलग यूजर्स के अकॉर्डिंग कंटेंट हम दे सकते हैं, उनके बिहेवियर के बेसिस पे, उनके डेली कंटेंट कंज्यूममेंट के बेसिस पे, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक करते हैं। स्टैटिक वेबसाइट में हमें डेटाबेस की नीड नहीं होती है, बट डायनेमिक वेबसाइट में हमारे लिए डेटाबेस इंपॉर्टेंट है। आपको यूजर का डेटा सेव रखना पड़ेगा, इस वजह से हमें डेटाबेस कंपलसरी पड़ जाती है। स्टैटिक वेबसाइट में कोई बैकएंड टेक्नोलॉजी की हमें नीड नहीं है, काम ऐसे ही हो जाएगा बिना बैकएंड टेक्नोलॉजी के। बट डायनेमिक वेबसाइट में बैकएंड एंड सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कंपलसरी नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। उसके बाद HTML CSS जावास्क्रिप्ट में हम सिंपल स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं, कोई ज़्यादा अलग नॉलेज की नीड नहीं है हमें। बट डायनेमिक वेबसाइट के लिए हमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो आनी चाहिए, साथ ही एक बैकएंड टेक्नोलॉजी और एक डेटाबेस की टेक्नोलॉजी हमें आनी चाहिए। अब स्टैटिक वेबसाइट जो होता है वो जनरली फास्ट होता है, क्योंकि उस पर 3 ही टेक्नोलॉजी है ना, उसे कहीं सर्वर वगैरह से बातचीत करना है, कुछ करना है नहीं, तो इस वजह से वो सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। डायनेमिक वेबसाइट थोड़ा सा स्लो होती है, क्योंकि इसमें प्रोसेस करना होता है,
आप जब भी इससे रिक्वेस्ट करोगे तो ये पहले सर्वर के पास जाएगा, ठीक, उससे चीज़ें पूछेगा, ठीक, फिर डेटाबेस में चेक करेगा, तब आपको रिजल्ट दे रहा होगा। तो इस वजह से ये कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्लो देखने को मिलती है। अब स्टैटिक वेबसाइट बनाना बिल्कुल आसान है और डायनेमिक वेबसाइट बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम है। जब भी स्टैटिक वेबसाइट में कंटेंट अपडेट करना हो तो हमें मैन्युअली मॉडिफाई करना पड़ता है, हमें उसके फाइल को, कोड को खोल के चेंज करना पड़ता है। बट डायनेमिक वेबसाइट में हम कंटेंट को एडमिन पैनल से इजीली अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। स्टैटिक वेबसाइट बनाने में कम कॉस्ट आती है, कम पैसे में बन जाता है। बट डायनेमिक वेबसाइट बनाने में डेवलपमेंट और होस्टिंग इन दोनों का खर्चा आता है और इस वजह से ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है। अब स्टैटिक वेबसाइट की बात करें तो आप पोर्टफोलियो वेबसाइट ले सकते हो, ब्रोशर वेबसाइट ले सकते हो, ये सब आपके सिंपल स्टैटिक वेबसाइट में आ जाते हैं। और डायनेमिक वेबसाइट की बात करो तो अमेजोन हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, बैंकिंग के ऐप्स हो गए, ये सारे डायनेमिक वेबसाइट्स में आते हैं। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे मैंने इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए लिख दिया है, आप यहाँ से कंटेंट देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ तक आपका यूनिट 1 वेब डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं जो भी आपको पढ़ने की नीड थी। साथ ही साथ मैंने आपको सारी चीज़ें इंटरनेट पे, ब्राउजर पे जा के हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन की है, मैंने दिखाई भी है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, इंटरनेट क्या है, इसके लाभ और हानि बताएं। आप इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में जरूर नोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद है सर्च इंजन क्या होता है या कितने प्रकार के होते हैं, कम से कम 5 सर्च इंजन के नाम बताएं। मैंने बोला था मिनिमम आपको 5 सर्च इंजन के नाम याद रखने ही रखने। उसके बाद क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल क्या है, इसको आपको याद करना ही करना है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर वेब पेज और वेबसाइट क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। वेब सर्विसेज मोस्टली ये एग्जाम में तो नहीं पूछता है, वेब सर्विसेज, वेबसाइट पूछता है कि वेबसाइट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और स्टैटिक और डायनेमिक पेजेस में अंतर क्या होते हैं। ये ऑलरेडी 2016 में पूछा जा चुका है कि स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है। तो इस तरह से मैंने आपको 5 से 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए हैं इस चैप्टर से। अब आपके इस चैप्टर में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रह रहा है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो या आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के बिहाफ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो अगर आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हो, यानी आप इस 5 से 6 क्वेश्चन को रेडी कर लेते हो, तो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं मिस होंगे। तो थैंक यू गाइस, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बातचीत कर रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली बेसिस पे यहाँ पे अब आपको वीडियो देखने को मिलने वाला है। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको डेली की डेली वीडियोज मिलती रहें। साथ ही आपको एक काम और करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है, और ये ज्वाइन करना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है उसका जो नोट्स है पीडीएफ वर्जन में, वो आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो आपको इस चैनल को फॉलो जरूर कर लेना है, जिससे कि आपको नोट्स मिल जाए इजीली। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।